न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। करीब 15 महीने होगा कार्यकाल। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। मुख्यमंत्री का आज दुमका दौरा। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की देंगे सौगात। युवाओं को कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग से मिलेगी हौसलों की उड़ान। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। बोले अपराध छिपाने के लिए नया अपराध गणना सरकार और सिस्टम की आदत। अपराधियों को पकड़ने के नाम पर सबूतों का एनकाउंटर। और रांची वनडे क्रिकेट समेत 3 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल होंगे कप्तान। रोहित और विराट का भी दिखेगा जलवा। मैच को लेकर जेसीएफ तैयार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। देश के नए सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत का करीब 15 महीने का कार्यकाल होगा। न्यायिक सेवा और न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक का जस्टिस सूर्यकांत का सफर तमाम उपलब्धियों से भरा रहा है। देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने परिवार से वकालत में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने होगा और वह 9 फरवरी 2027 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले जस्टिस कांत का करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। साल 2008 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वह हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। ये पहला मौका है जब हरियाणा से कोई जज सीजीआई के पद तक पहुंचा है। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस कांत का सफर साल 2004 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ, जहां उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया गया। वह 2018 तक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज रहे। 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2019 में उन्हें पदोन्नत कर देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ फैसला देने वाली बेंच का वह हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे।
उन्होंने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर भी उन्होंने सुनवाई की। सेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का आदेश दिया। इसके अलावा वह 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर चुके हैं। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दक्षिण अफ्रीका का सफल दौरा कर स्वदेश लौटे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। प्रधानमंत्री का दक्षिण अफ्रीका दौरा कई अर्थों में सार्थक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका का 3 दिवसीय दौरा संपन्न करके स्वदेश लौट आए हैं। जोहानिसबर्ग में आयोजित सफल G20 सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन एक समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सम्मेलन के दौरान पीएम ने वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बैठकें की और अहम चर्चाएं भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उपराजधानी को कई सौगात भी देंगे। हमारे दुमका संवाददाता ने बताया कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में युवा कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेकर हौसलों को उड़ान दे सकेंगे। इस इंस्टीट्यूट में फिलहाल 3 जिलिन एयरक्राफ्ट, 3 ग्लाइडर और स्टीमी एयरक्राफ्ट उपलब्ध हैं, जिनसे कमर्शियल फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। यहां इसके लिए 1120 मीटर का रनवे भी तैयार है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में अब अपराध छिपाने के लिए नया अपराध गढ़ना सरकार और सिस्टम की आदत बन चुकी है। धनबाद के कोयले के काले साम्राज्य में ईडी की हालिया कार्रवाई ने कई चौंकाने वाले सबूत उजागर किए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि ईडी जिन लोगों से पूछताछ कर रही है, उन्हीं की हत्या की साजिश रची जा रही है ताकि सच बाहर न आ सके। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के नाम पर सबूतों का एनकाउंटर कराने का खेल पहले भी इस राज्य में खेला गया है, जिससे ईडी को बेहद सतर्क रहना चाहिए। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के विभिन्न आरोपों पर पलटवार करते हुए श्री पांडे ने कहा कि पारदर्शी, दूरदर्शी और कल्याणकारी हेमंत सरकार के आगे भाजपा पस्त है। सरकार को बदनाम और जनता को गुमराह करने के लिए भाजपा निराधार आरोप लगा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में लगातार आगंतुक पहुंच रहे हैं। फोकस स्टेट के रूप में झारखंड की भी यहां मजबूत भागीदारी दिख रही है। झारखंड पवेलियन में रांची स्मार्ट सिटी मॉडल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पवेलियन में रांची को नॉलेज हब बनाने की सरकार की कोशिश को भी प्रदर्शित किया गया है। फीस वृद्धि के खिलाफ रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आंदोलनरत हैं। इसे लेकर विद्यार्थियों ने छात्र संगठन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर कड़ा विरोध जता रहे हैं, जिससे पठन पाठन का काम बुरी तरह से प्रभावित है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यानी कि जो रांची में यह विश्वविद्यालय है, यहाँ के छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कारण ये है कि जो फी वृद्धि की गई है इसके खिलाफ ये आंदोलनरत हैं। तो हमारे साथ काफ़ी सारे आंदोलनरत छात्र हैं जो बताएंगे कि क्या कुछ मामला है, आखिर किस कारण से ये लोग आंदोलनरत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्यों आप लोग सड़क पर उतरकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, पिछले देखिए 40-45 दिनों से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्ञापन भी हम लोगों ने सौंपा। जो 21-22 वाला जो सेशन में जो फीस चलता था, फीस स्ट्रक्चर जो चलता था, उसी को वापस से लागू किया जाए। वो 22 से 25 में एक नया नियम लाया गया जिसमें पर सेमेस्टर फी लिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन से कि 21 से 24 में ऐसा क्या आप लोग फैसिलिटी देते थे और जो 22 से 25 में ऐसा क्या फैसिलिटी बढ़ गया जो कि आप लोग मजबूर हो गए हम गरीब छात्रों का फ़ी बढ़ाने के लिए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी तख्तियाँ लिए हुए ये छात्राएं हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि फी वृद्धि के माध्यम से शिक्षा का बाजारीकरण करने की साजिश बंद करो, और ये लगातार आंदोलन कर रही है फी वृद्धि के खिलाफ। हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्यों आखिर आप लोग सड़क पर उतर आए हैं, और आदिवासी छात्र संघ के तहत हैं या फिर जनरल स्टूडेंट्स हैं आप? सर जनरल स्टूडेंट हूँ। क्या कुछ मामला है? सर हमारा फीस को बढ़ा दिया गया है पर सेमेस्टर वाइज, और हमारे पास परमानेंट टीचर भी नहीं है, फिर भी हमसे फीस लिया जा रहा है, और परमानेंट क्लास भी नहीं है। हम लोगों को क्लास के लिए इधर उधर भटकाया जाता है। खासकर आंदोलनरत जो छात्र छात्राएं हैं उसकी आप अगुवाई करते देखी जा रही हैं। क्या कुछ मामला है और कितनी फी वृद्धि हुई है, और कब से ये विरोध प्रदर्शन आप लोग जारी रखे हुए हैं? हम लोग लगातार आज 5वां दिन हो गया, कल भी हम लोगों ने किया था। लगातार हम तालाबंदी करते आ रहे हैं पिछले 4 दिनों से इस कॉलेज कैंपस में फ़ी हाइक को लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो लोग वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, वो लोग छात्रों से बात करने तक भी नहीं आ रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंदोलनरत जो यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं उनका स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय प्रबंधन और प्रशासन पर यह आरोप है कि फी वृद्धि को कर दुगुना कर दिया गया है, जिससे जो यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके सामने आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं, और इसे लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और कक्षाएं भी बाधित हैं बीते कई दिनों से, और कक्षाओं का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर में आज विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ढहता था धर्म, सहमी थी मानवता, और इतिहास एक ऐसे प्रहरी को पुकार रहा था जिसके लिए सच और सिद्धांत ही सर्वोच्च थे। ये थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी शहादत मानवता के इतिहास में अद्वितीय है। 1 अप्रैल 1621 अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर जन्मे छोटे पुत्र तेग बहादुर बचपन से ही गहरी आध्यात्मिकता, ध्यान, साधना और मनन में लीन। सिर्फ 13 साल की उम्र और मुगल सेना के खिलाफ करतारपुर की लड़ाई में दिखाई अद्भुत वीरता। यही वह क्षण था जब मिला नाम तेग बहादुर, यानी तलवार का धनी। गुरु पद पर प्रतिष्ठा 20 मार्च 1665 और फिर स्थापना आनंदपुर साहिब की। आनंद आध्यात्म और सीख का वह नगर जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र बन गया। 1675 कश्मीर औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त पंडितों का एक दल पंडित कृपा राम के नेतृत्व में सहायता की तलाश में आनंदपुर पहुंचता है। गुरु तेग बहादुर जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। धर्म बदलने से इनकार और अत्याचार को खुली चुनौती। यही वह क्षण था जिसने उन्हें बना दिया हिंद दी चादर। जुलाई 1675 गुरुजी दिल्ली के लिए रवाना हुए। मलिकपुर रंगड़ा में गिरफ्तारी, सरहिंद में कैद और फिर दिल्ली दरबार में कठोर अल्टीमेटम। इस्लाम कबूल करो, चमत्कार दिखाओ या मौत चुनो। गुरुजी अडिग रहे, शांत, दृढ़, सत्य के मार्ग पर। उनके 3 साथियों की निर्मम हत्या कर दी गई। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक औरंगजेब के आदेश पर सार्वजनिक रूप से उनका सर कलम कर दिया गया। उनकी शहादत के स्थल को अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ भारत और दुनिया भर में अभूतपूर्व भव्यता के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली सरकार लाल किले में ऐतिहासिक कीर्तन दरबार की मेजबानी कर रही है, जिसमें भारत और विदेशों के प्रख्यात रागी जत्थे, भक्ति गायक और विद्वान गुरबानी कीर्तन कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्यूरेटेड एक लाइटन शो किले की दीवारों को रोशन कर रहा है, जिसमें तकनीक और कथात्मक कहानी के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और अंतिम बलिदान को दर्शाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नांदेड़, नागपुर और खारगढ़ सहित राज्य भर के कार्यक्रमों के लिए 65.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों को प्रदर्शित कर रहा है और विशेष स्मारक ट्रेनें चल रही हैं। केंद्र सरकार इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि धर्म, न्याय और दृढ़ता के मार्ग पर चलने का उनका संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका पराक्रम, त्याग और निस्वार्थ सेवा भाव सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं न्याय और साहस के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राष्ट्रपति ने सभी से अपील की कि वे उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं और देश में सद्भाव और एकता को मजबूत करने के लिए काम करें। जमशेदपुर से 125 श्रद्धालुओं का दल अमृतसर जा रहा है। यह दल 26 नवंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना होगा और 2 दिसंबर को वापसी होगी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि पिछली बार भी करमजीत सिंह कमी द्वारा 150 संगत को अमृतसर हरमंदिर साहिब ले जाकर दर्शन कराया गया था। बड़ा पुनीत कार्य है। तो जो हमारे जो लोग नहीं जा पाते हैं उनको लिए जाने के लिए व्यवस्था करना, ये हम लोग के लिए पुण्य। जैसे मुस्लिम भाई लोग में हज जाते हैं तो हम लोग का तो हज यही है, हम लोग के हजूर साहब है ना, अमृतसर है, तो ये वहाँ पे लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम करते हैं। इस यात्रा में जाने का और युवाओं को लेके जाने का हमारा यही मकसद है कि हम युवाओं को अपने साथ जुड़ें और उसे बताएं आज हमारे सिख धर्म में जुड़ने की ज़रूरत है। और युवा साथ जुड़ भी रहे हैं और श्रद्धालुओं को साथ अपने साथ लेके भी जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिसे लेकर विभिन्न प्रक्रियाएं हो रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके तहत रविवार को पंच पूजाओं के तीसरे दिन खड़क पुस्तक पूजन और वैद रचाओं का वाचन बंद कर दिया गया। और इससे पहले बीते दिन आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। आज माता लक्ष्मी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा और फिर 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गोवा में इन दिनों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, जो उभरते कलाकारों और फिल्मकारों के लिए बड़ा मंच साबित हो रहा है। फिल्म महोत्सव में वेब्स फिल्म बाजार में टेक्नोलॉजी और नई प्रतिभाओं का संगम देखने को मिला। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही आयोजित होता है फिल्म बाजार का, और इस वर्ष फिल्म बाजार रीब्रांड हुआ है वेव्स फिल्म बाजार की तरह। 2007 से शुरू हुआ ये महोत्सव आज साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट में से एक जाना जाता है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। भारत के प्रमुख फिल्म मार्केट का 19वां संस्करण, जो पहले फिल्म बाजार के नाम से जाना जाता था और अब वेव फिल्म बाजार के रूप में विकसित हुआ है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है। हर साल जो फिल्म बाजार होता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से हम करते हैं फॉर सर्टन वर्टिकल्स। सो हम सेम चीज़ काफ़ी सालों से करे जा रहे हैं, बट इस साल हमने टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया है और इसके साथ साथ इमर्जिंग न्यू फिल्म मेकर्स को बहुत महत्व दिया है। सो हमारा एक वर्टिकल है प्रोड्यूसर लैब, जिसमें हमने इमर्जिंग प्रोड्यूसर्स को पार्टिसिपेशन दिया है और हमने इसके लिए प्रोड्यूसर लैंड, एक जो कम्युनिटी है जो इंडो यूके कम्युनिटी है, उनको साथ में लाता है ये कम्युनिटी। उनसे मदद लेके इंटरनेशनल और इंडियन को अमेलगमेट करके साथ में उनको एक मेंटरशिप ये मौका दिया है। सो ये एक नया चीज़ है यहाँ पे। और इसके अलावा जो को प्रोडक्शन मार्केट हमारा जो मेन वर्टिकल है, इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स, डेब्यू फिल्म मेकर्स को हमने चांस दिया है। तो ये कुछ नई चीज़ें हमने इस साल इंट्रोड्यूस की है जो पिछले सालों में नहीं हो पा रही थी इतनी। इस वर्ष वेव्स फिल्म बाजार अपने मजबूत को प्रोडक्शन मार्केट के साथ लौटा है, जिसमें विभिन्न देशों भारत, फ्रांस, यूके, कनाडा, अमेरिका, रूस, फिलीपींस और सिंगापुर के साथ 22 फीचर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
ये कहानियाँ हिंदी, उर्दू, बंगाली से लेकर मणिपुरी, नेपाली, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी और संस्कृत जैसे कई भाषाओं में बड़ी विविधता पेश करती है। चयनित फिल्मकारों को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निर्माताओं, वितरकों और फेस्टिवल प्रोग्रामर्स के सामने अपने पिच सेशन में अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जो आगे संभावित सहयोग का आधार तैयार करेगा। बर्डिंग फिल्म मेकर्स स्पेशली जब वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो ये वो वाले फिल्म मेकर्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा क्राफ्ट है, लेकिन गैप फंडिंग ना होने के वजह से वो लोग पोस्ट प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये हमारे जो सबमिशंस आते हैं वो कभी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर से भी आते हैं और न्यू फिल्म मेकर्स से भी आते हैं। तो हम चांस फर्स्ट न्यू फिल्म मेकर्स को पहले देते हैं जिनको एक्चुअली में लैब सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इनको फ्री लैब सपोर्ट मिलता है। हम एक्सपर्ट्स लाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और इनका काम है इनको पोस्ट प्रोडक्शन में मदद करना, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द इवेंट ख़त्म होने के बाद भी। जब तक इनकी फिल्में रिलीज़ नहीं हो जाती, जब तक रिलीज़ होके वो आगे बाहर की कंट्रीज में नहीं पहुंच जाती, तब तक उनको सपोर्ट देते हैं। बात करेंगे मौसम की। राज्य में फिलहाल ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। 24 घंटे के बाद हालांकि पारा नीचे की ओर जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। राज्य में 29 नवंबर तक आकाश में आंशिक रूप से बादल भी छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी लगभग सामान्य के करीब चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे समेत 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। केएल राहुल कप्तान होंगे, वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली भी जेएससीए के मैदान में जलवा बिखेरेंगे। स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दोनों टीमें 27 नवंबर को वनडे मैच के लिए रांची पहुंचेगी। रांची के अलावा रायपुर और विशाखापत्तनम में भी वनडे मैच खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान रविवार को कर दिया गया। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को सौंपी गई है, जबकि नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में लगी चोट के चलते चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। भारतीय वनडे टीम में तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है। 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में दिग्गज बल्लेबाज मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सदस्यीय भारतीय दल इस प्रकार है: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव चुरेल। हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक में रेशमा कुमारी ने लॉन बॉल महिला पेयर्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया है। रेशमा कुमारी ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन संतुलन और धैर्य का परिचय देते हुए अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। खेल संघों के पदाधिकारियों ने इस उपलब्धि पर रेशमा कुमारी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। रांची में खेलो इंडिया सिटी लीग वनडे हॉकी टूर्नामेंट का आज आयोजन हुआ। इस दौरान महिला सब जूनियर और जूनियर वर्ग में 6 टीमों के बीच 3-3 मैच खेला गया। विभिन्न वर्गों में अस्मिता हॉकी के इस मैचों में श्रेष्ठता की जंग दिखी। पहले मैच में सीओई रांची की टीम ने जीत का परचम लहराया, जबकि दूसरे मैच में एसटीसी बरियातू की टीम विजेता बनी और तीसरे तथा अंतिम मैच में झारखंड एकादश और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बीच मैच बराबरी पर छूटा। राजस्थान में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत होगी। 12 दिनों तक चलने वाली यह प्रतियोगिता राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होगी।
और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। ये कहानी है सरायघाट युद्ध के नायक वीर लचित बोरफुकन की, जिनका जन्म 24 नवंबर साल 1622 को अहोम साम्राज्य यानी आज के असम राज्य के चराईदेव जिले में हुआ। उन्हें वीरता, सम्मान और असम की शानदार संस्कृति के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। लचित बोरफुकन को साल 2066 से 70 के दौरान हुए सरायघाट की लड़ाई के लिए जाना जाता है, जिसमें लचित ने अद्भुत वीरता और कुशल नेतृत्व से मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को पुनः आजाद किया। सभी के लिए समानता, न्याय और गरिमा जैसे आदर्शों के लिए लचित सदैव प्रतिबद्ध रहे। लचित एक दक्ष रणनीतिकार थे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। करीब 15 महीने होगा कार्यकाल। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री का आज दुमका दौरा। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की देंगे सौगात। युवाओं को कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग से मिलेगी हौसलों की उड़ान। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। बोले अपराध छिपाने के लिए न्याय अपराध गणना सरकार और सिस्टम की आदत। अपराधियों को पकड़ने के नाम पर सबूतों का एनकाउंटर। और रांची वनडे क्रिकेट समेत 3 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल होंगे कप्तान। रोहित और विराट का भी दिखेगा जलवा। मैच को लेकर जेएससीए तैयार।